हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिविल अभ्यर्थी पर। आशा करता हूं कि आपको हमारा पहला वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ कंप्लेंट्स मुझे लगी थी उसकी कि उसमें कुछ चीज़ें वीडियो क्लैरिटी नहीं है, तो उसको लेकर मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ में आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारा सेकंड लेक्चर, जो कि है हमारा वैदिक एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है फर्स्ट लेक्चर में। तो आज बारी है हमारी वैदिक एज की। तो जैसा कि आप कंटेंट्स देख पा रहे हैं अपनी स्लाइड पर कि हम लोग इंडस वैली कर चुके हैं, आज हम कंप्लीट करेंगे वैदिक एज। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे मेरे दोस्त से बात हो रही थी इस चैनल को लेकर, तो उसने मुझे एक हिंट दी कि भाई कुछ ऐसा करो कि जिससे लोगों का इंटरेस्ट आए, लोग क्लास में ही चीज़ें याद कर लें। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा वीडियो तैयार किया है आपके लिए कि आपको चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएंगी और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही फन वे में आप इसको ग्रैब कर सकेंगे चीज़ें। तो आज हमारा लेक्चर है वैदिक एज के ऊपर। उसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा प्री मॉडर्न एज। तो हो सकता है कि जो आगे के लेक्चर्स हों वो कुछ पार्ट्स में हों, क्योंकि कुछ टॉपिक्स बड़े होते हैं जिनको हम एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते, और वो आपके लिए भी मुश्किल हुआ कि आप उसको एक लेक्चर में पूरा देखें और पूरा उसको समझ पाएँ। ठीक है, इस सीरीज़ में मैंने अभी जो फर्स्ट लेक्चर में एमसीक्यूज़ डाले थे वो मैंने अभी इस स्लाइड में नहीं डाले हैं, क्योंकि मैं इसके लिए प्लान किया है कि मैं जब ये कंटेंट्स पूरे हो जाएंगे तो इसके बाद मैं अपना एक सीरीज़ लेकर आऊँगा जिसमें मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाऊँगा आपसे सारे सब्जेक्ट्स के, सारे कंटेंट्स के, जिसमें आपके टॉपिक वाइज सारे लास्ट ईयर के जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हों, फ्रॉम क्लर्क लेवल से लेकर आपके यूपीएससी लेवल तक के सारे क्वेश्चंस हम क्लास के अंदर सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि हमें कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्लास के अंदर ही आप बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर वैदिक एज के ऊपर। तो सबसे पहले जो आईवीसी हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट लेक्चर में, तो हम ये जानते हैं कि आईवीसी ख़त्म कैसे हुई। तो एक हमारे महान हिस्टोरियन रहे हैं जिनका नाम है जॉन व्हीलर। इनका कहना था कि आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एंड है वो किस वजह से हुआ था कि आर्यंस, जो द्रविड़ लोग होते हैं, उनका इन्वेजन यानी उनका अटैक हुआ था। तो सोचने वाली बात यह है कि आर्यंस का अटैक तो 1500 में हुआ था, तो यार ये मतलब कुछ भी बोलेंगे और हम मान लेंगे, है ना। ये तो वही बात हो गई, आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, मारो मुझे मारो, ये तो वही सीन हो गया सामने कि कुछ भी बोल लेंगे और हम कुछ भी मान लेंगे। तो ये मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि हम हिस्ट्री में वही चीज़ें पढ़ते हैं जो हिस्टोरियंस लिख कर गए हैं। अगर वो किसी चीज़ को बुरा बता कर गए हैं तो हम उसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि वो चीज़ बुरी है। अगर वो हिस्टोरियंस लिख के गए हैं कि ये चीज़ अच्छी करी थी किसी ने, तो हम उसको अच्छा मान लेते हैं। लेकिन हम केवल उतना ही जानते हैं जितना हिस्टोरियंस हमें बताना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, आर्यंस का इन्वेजन हुआ था 1500 बीसी में और आईवीसी का एंड तो 1750 बीसी में हो गया था, यानी 250 साल पहले। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं ये तो आपके जॉन व्हीलर साहब, ये तो गलत है ना। तो लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड फ्लड्स की वजह से हुआ था। फ्लड्स रीज़न हम लोग इसलिए भी मान सकते हैं, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, क्योंकि आपको पता है कोई भी सिविलाइजेशन किसी भी रिवर के आसपास ही डेवलप होता है। तो उसी का एक ये रीज़न था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है किसी रिवर यानी आपका रावी और इंडस रिवर के आसपास सारे डेवलप हो रहे थे। तो हम मान सकते हैं कि हाँ, फ्लड्स की वजह से उस सिविलाइजेशन का एंड हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है आप क्लियर हो रही हो चीज़ें। तो ये तो मतलब बहुत बेसिक चीज़ थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक एज दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले वैदिक एज को हम आर्यन एज भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका टाइम पीरियड कितना था, 1500 बीसी से 600 बीसी। जैसा जॉन व्हीलर साहब कह रहे थे कि आईवीसी का एंड तो आर्यंस के इन्वेजन की वजह से हुआ था, जबकि आर्यंस आए थे 1500 बीसी में। ठीक है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक हम वैदिक एज बोलते हैं। इसमें से वैदिक एज को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक अर्ली वैदिक और एक लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में आपका आता है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, और जो आपका लेटर वैदिक पीरियड है वो 1000 बीसी से
600 BC तक। जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड है हम उसको वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए कि जो वैदिक एज है इसको पेंटेड ग्रेवेयर सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एमपीपीएससी में, आप लोग देख लीजिएगा लास्ट ईयर जब मैं आपको सीरीज सॉल्व करवाऊंगा ये क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेगा। पेंटेड ग्रेवेयर सिविलाइजेशन इनमें से किस सिविलाइजेशन को कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमें याद रखना है कि वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है उसको हम पेंटेड ग्रेवेयर सिविलाइजेशन कहते हैं। इनके अंदर हमें 700 साइट्स फाइंड आउट हुई थी। और जो वैदिक एज है इसमें मोस्टली हमें जो लिटरेचर्स वगैरह हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिली हुई थी, क्योंकि जो हमें एक्सकेवेशंस के थ्रू मिलना था वो हमें आईवीसी में काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी थी, ठीक है। वैदिक लिटरेचर इज़ अ सेक्रेड लिटरेचर, यानी सेक्रेड यानी पवित्र रिश्ता। जो एक सीरियल आता था आपका स्टार प्लस पर, पवित्र रिश्ते से भी पवित्र ये आपका माना जाता है वैदिक लिटरेचर, क्योंकि इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे धर्मों से रिलेटेड होती है तो वो सारी हम अपने धर्म में बहुत पवित्र मानते हैं। जैसे हमारे रामायण महाभारत जो एपिक्स हैं, दो महान एपिक्स जो हमें मिलते हैं ग्रंथ रामायण और महाभारत, वो हमें इसी दौरान मिले थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अच्छा, तो जब ये आर्यंस की हम बात ही कर रहे हैं तो आपके मन में सवाल आया होगा कि ये आए कहाँ से हैं। तो भैया आए कहाँ से हो ये हमें कौन बताएगा। तो बहुत सारे लोग थे बताने वाले। तो हमारे सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है मैक्स म्यूलर साहब। ये कहाँ से हैं? ये कहते थे कि जो आपके आर्यंस हैं कैस्पियन सी से आए हैं। पानी में पैदा हुए थे क्या भाई? मतलब क्लियर नहीं है अभी तक। आपने बोला कैस्पियन सी से आए थे, थोड़ा सा समझाते तो हमें अच्छा लगता। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लोकमान्य तिलक यानी अपने बाल गंगाधर तिलक, अभी 23 जुलाई को इनकी हमने जन्मतिथि मनाई थी। और इनका कहना था कि जो आर्यंस हैं वो हमारे आर्कटिक रीजन से बिलोंग करते हैं। ये भी पूछा हुआ सवाल है आपका। आर्कटिक रीजन ये किस हिस्टोरियन ने बोला था कि आर्यंस का जो आना हुआ है भारत में वो आर्कटिक रीजन से हुआ है? तो इसका आंसर है लोकमान्य तिलक यानी अपने बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और इनका कहना था कि जो आर्यंस हैं वो खैबर पास से हैं। खैबर पास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ से फ्यूचर में बाबर भी आएगा। बाबर यानी वही नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान से ही, सही सोच रहे हो आप, ये वही है जहाँ से बाबर आया था। और ये कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत। पठती पठता पठंती, ये बोलते थे संस्कृत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम बात करेंगे अर्ली वैदिक की। तो जो आपके आर्यंस हैं वो रहते कहाँ थे? तो ये रहते थे आपके सप्त सिंधु के आसपास वाले एरिया में। सप्त सिंधु क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर 7 नदियाँ हैं जिनके आसपास वो रहते थे। लैंड ऑफ 7 रिवर्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सप्त सिंधु। अच्छा, इनके रिवर्स जो थी उनके नाम मैं आपको बता दूं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इंडस और सरस्वती। अच्छा, अगर आप में से किसी ने ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी आप उसको, तो ये चीज़ बहुत आराम से समझ आ रही होगी कि ये सारी इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और इंडस खुद। तो 6 रिवर तो ये हो गई, और 7वीं हो गई आपकी सरस्वती। बहुत ईजीली आपको ये याद हो गई, ठीक है, आपके दिमाग में बस चुकी है। तो झेलम का जो पुराना नाम था, जिसके ऊपर से क्वेश्चन ज़रूर आता है कि झेलम का पौराणिक नाम क्या है, तो वो नाम है एंशिएंट नेम वितासा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चेनाब की बात करें, चेनाब का नाम है अस्किनी। रवि का नाम है, रावी रिवर का नाम है परुष्णी। ब्यास का नाम है विपाशा, लेकिन बासु नहीं, विपाशा बासु नहीं है यहाँ, विपाशा है केवल, ठीक है फ्रेंड्स। उसे सतलज को शतुद्री बोलते थे। सतलज को तो आप एस और एस से याद कर सकते हैं। इंडस सिंधु ये हम सभी को पता है, और सरस्वती हो गई आपकी। तो झेलम यानी विटासा, चेनब यानी अस्किनी, रवि यानी परुष्णी,
ब्यास यानी विपाशा, वसु नहीं, सतलज, शतुद्री, इंडस, सिंधु और आपकी सरस्वती रिवर। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे आर्यंस के टाइम पे लगती थी कि वो वुमेन का बहुत सम्मान करते थे। वुमेन एंजॉयड रिस्पेक्टेबल पोजीशन, जो शायद आज नहीं मिल पा रही उन्हें, जो डिज़र्व करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो मीटिंग होती थी, जो पंचायत होती थी, जिस तरीके से हम लोग मीटिंग करते थे, असेंबलीज होती थी, उनको हम बोलते थे सभा और समिति। वो ये प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी जाती हैं हमारे इतिहास में। ठीक है फ्रेंड्स। अब वुमेन को जब हमारे आर्यंस के टाइम पर इतना सम्मान मिलने लगा, तो उनमें भी तो टैलेंट होता है, या केवल हम अमीर खुसरो को ही पोएट मानते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो इस टाइम पर हमें वुमेन के अंदर भी टैलेंट देखने को मिला। तो वुमेन पोएट्स जो हमारे सामने से निकल कर आई, उनका नाम था अपाला और लोपामुद्रा। ये बहुत ही फेमस वुमेन पोएट्स रही थी। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया था, स्लाइड दिखाई थी कि काउज वर नॉट प्रेजेंट। काउज के हमें, गाय के हमें अवशेष या कोई एविडेंस नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर काउज हमें मिली और बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका रोल इंडस वैदिक एज में हमें देखने मिलता है। और इस टाइम पर कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, ये अर्ली वैदिक की बात है। कॉपर यानी तांबा, आयरन यानी लोहा और ब्रोंज यानी कांस्य, इसका यूज़ बहुत अच्छे स्तर पर होने लगा था, बहुत अच्छे लेवल पर यूज़ कर रहे थे। और दे हैड हॉर्स चैरिट्स, मतलब जो रथ होते हैं ना घोड़े के, वो ये यूज़ करने लगे थे। इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है ये वाली, दिस इज कॉल्ड कॉइन्स कॉल्ड निष्का वर इन यूज़। क्वेश्चन आया हुआ है कि निष्का क्या था वैदिक एज में, तो इसका आंसर है कॉइन्स। कॉइन्स यानी निष्का, याद रखिएगा, कॉइन्स यानी निष्का, कॉइन्स यानी निष्का, ये आपको याद करना है। याद, आप लेक्चर को 2 बार देखिएगा, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, एक बार आप लूसेंट पढ़ लेंगे, बस आपका काम ख़त्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इंद्रा, जिनको पुरांदर भी बोलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान बन चुके थे इस टाइम पर। और पृथ्वी यानी हमारी धरती, अग्नि यानी आग, वरुण, वायु, वर, वर्षभ, इनकी भी पूजा होने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फीमेल डाइटीज़, अब जब मैंने जैसा कि आपको बताया कि वुमेन को बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिलने लगी थी हमारे वैदिक एज के टाइम पर, तो उनकी पूजा भी होने लगी थी। तो जो मेन फीमेल डाइटीज़ थी जिनकी पूजा होती थी, उनका नाम था उषा और अदिति। और गौरतलब है कि उस टाइम पर कोई मंदिर नहीं हुआ करते थे, देयर वर नो टेम्पल्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपके जो फैक्ट्स होते हैं ना, उसमें पूछे जाते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना, 4 फैक्ट दे दिए आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तब आपको ये ध्यान रखना है कि वैदिक एज में हमें मंदिर नहीं मिले थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लेटर वैदिक एज की। ठीक है फ्रेंड्स, ये मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, ये 1000 BC से 600 BC है, सॉरी, इसमें 500 BC प्रिंट हो गया है। आई मेक श्योर कि मैं इसका नोट डाल दूँ जब मैं वीडियो अपलोड करूँ डिस्क्रिप्शन में। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो लेटर वैदिक एज में जो हमें चेंजेस देखने मिले वो कुछ इस टाइप से हैं। सबसे पहला जो चेंज हमें देखने मिला वो था कि महाजनपद फॉर्म हो गए थे। महाजनपद यानी हम आगे चल के अभी मगध पढ़ेंगे, मगध भी एक महाजनपद है। 16 महाजनपद की लिस्ट भी, उनको कैपिटल की भी मेरे पास ट्रिक है, वो आपको क्लास के अंदर ही मैं याद करवा दूंगा कि 16 महाजनपद, जिनसे एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। हम बहुत सी चीज़ों को क्लास के अंदर ही याद कर लेंगे ताकि हमें बाद में उसको रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा सभा एंड समिति लॉस्ट इम्पोर्टेंस। और जब धीरे धीरे जब महाजनपद फॉर्म होने लगे तो राजा महाराजाओं ने जगह ले ली और सभा और समिति की जो इम्पोर्टेंस
अर्ली वैदिक एज में हुआ करती थी, यानी आपके 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक वो उनकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं रह गई है। और यहाँ पर जो सबसे खास चीज़ जो देखने को मिली वो थी वर्ण सिस्टम। आपने 4 वर्ण सुने होंगे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ये ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से निकले हुए 4 वर्णों के हिसाब से बांट दिया गया था लोगों को। हमने वहाँ पर जब अर्ली वैदिक एज में पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि वहाँ चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर तो आम बात हो गई थी कि बच्चों की छोटी उम्र में ही शादी कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जो इनका मेन ऑक्यूपेशन था वो था एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रजापति एंड विष्णु बिकेम इम्पोर्टेंट गॉड्स, यानी अब तो यही भगवान है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी मेरे हिसाब से। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी है। ऋग्वैदिक पीरियड 1500 से 1000 बीसी। अगर आपसे कोई पूछे कि अपने वेदों में जो आर्य शब्द है, आर्यंस का आर्या, वो कितनी बार यूज़ हुआ है, तो आपको याद रखना है 36 बार। अब ऐसे नहीं बोलते, कई सिंगल लोग होंगे मेरी तरह, वो बोलते होंगे जब कुछ नहीं होता होगा, उनके हाथ नहीं लगता होगा, तो ये बोलते होंगे 36 आएंगी, 36 जाएंगी, मेरी वाली तो मम्मी लेकर आएंगी, बोलते हैं ना। तो यही याद रखना है कि 36 बार आर्या का यूज़ हुआ हमारे वेदों में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 250 श्लोक थे इंदिरा के लिए और 200 अग्नि के लिए। यार कितनी नाइंसाफ़ी है ये, 250 इंदिरा के लिए, 200 अग्नि के लिए। क्यों भाई, मैं भी तो इम्पोर्टेंट हूँ, मैं भी तो भगवान हूँ। अग्नि सोच रहा होगा 50 कम दिए मेरे को, अच्छा रेनबो पसंद है, आग से डर लगता है। चलो आगे। गंगा का मेंशन मात्र 1 बार हुआ है हमारे वेदों में, यमुना का 3 बार और इंडस का सबसे ज़्यादा बार मेंशन हुआ है हमारे वेदों में। ये मैक्सिमम टाइम कितना है ये खुद किसी को भी नहीं पता। सरस्वती को सबसे पवित्र और इम्पोर्टेंट रिवर का दर्जा दिया गया था हमारे वैदिक एज में। और गंगा सोच रही होगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और आप देख ही सकते हैं कि गंगा हमारी आज की डेट में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, और सरस्वती जी के सूख जाने का प्रमाण मिल रहा है, ऐसा बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आपको चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगें, लेकिन याद करवाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। अब ये इससे और कैसे इम्प्रूव करूं, तो आप ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि मैं और कैसा इनोवेशन करूं कि आपको और मज़ा आए क्लास में। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स हैं। फैक्ट्स आपको यही मिल जाएंगे, कई लोग होंगे जो इम्पोर्टेंट, जो आप बहुत अच्छे से पूरा कोर्स कवर कर रहे होंगे मेरे जैसे, लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं पूरी अपनी जान लगा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो रटने वाली चीज़ है, जो हमें भूलना नहीं है, और ये मतलब एकदम याद क्या, रट लेना, कुछ भी कर लेना, बस भूलना नहीं इनको, क्योंकि ये पक्का क्वेश्चन बनता है अगर वैदिक एज से क्वेश्चन आएगा तो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऋग्वेदा की। वैसे हमारे 4 वेदास हैं, वो आपको पता ही है, 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऋग्वेदा की। तो इसके अंदर हमें देखने मिलते हैं 10 मंडल और 1028 श्लोक। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे पुराना वेद है। इसके अंदर जो चावल होते हैं, राइस, उसको ब्रीही बोला गया है। अब ये जो जितने 5-6 लाइन से जो आ रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते थे वेदों में, ये आपको रट लेने हैं, ये इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा इनमें से कौन सा है। पहले हम याद कर लेते हैं। राइस यानी ब्रीही, ठीक है फ्रेंड्स। ज्यो यानी यव, यानी अब मैं आपको इंग्लिश में देख रहा हूँ तो आप कुछ ऐसा मन में सोचिएगा कि ज्यो, ज्यो यानी JYO। अगर एग्ज़ाम में आएगा ज्यो का नाम क्या है, तो इंग्लिश में आप देख लेना कि ये ज्यो 3 लेटर का है, यव भी 3 लेटर का है, तो 3:3 लगा देना आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। राइस ब्रीही 2 बार पढ़ोगे राइस याद हो जाएगा। राइस यानी ब्रीही। नशीला, बहुत लोग
कि मन में पता नहीं क्या क्या आ गया। नशीला, 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 सुरा, सुरा बोलते थे इसको हमारे वेदों में। लिक्विड, सोमरस, सोमरस बोलते थे। ये वही है शायद जो आप लोग सोच रहे हैं अभी, सोमरस जिसको आप लोग बोलते हैं, शायद ये वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयरन यानी श्याम आयास, श्याम आयस यानी आयरन। कॉपर यानी लोहित आयास। अब सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी होती है, एग्जाम में पूछ लेता है कॉपर का वेदों में नाम क्या था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था, एग्जाम में पूछ लेता है कॉपर को हमारे वेदों में किस नाम से जाना गया है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, आयरन को किस नाम, नहीं सॉरी, हाँ, कॉपर को किस नाम से जाना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई लोग देख के बोलेंगे, कई लोग लगा देंगे श्याम, कई लगा देंगे लोहित। ठीक है, लोहित इसलिए नहीं लगाते लोग, बहुत कम लोग लोहित लगाते हैं, जिनको एक्चुअली पता होता है वही लगाते हैं। वरना अगर एग्ज़ाम में अगर कॉपर लिखा है, या अगर एग्ज़ाम में पूछा है आयरन, आयरन को क्या बोलते थे, तो लोग लगा देंगे देखकर लोहित आयास की, लोहे का लोहित कर दिया। तो ऐसा नहीं है, आयरन को बोलते थे श्याम आयास और कॉपर को लोहित आयास। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एग्जाम आए कि आयरन को क्या बोलते थे, तो आपको लोहित नहीं लगाना है, लोहा नहीं है, श्याम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे याद रखो कि आयरन यानी लोहा, जो लोहार होता है दिन भर से लेकर शाम तक काम करता है, शाम नहीं श्याम तक काम करता है, ऐसे याद करो। ठीक है, बाकी लोहा तो आयरन नहीं है तो कॉपर ही होगा, है ना फ्रेंड्स, याद रखो। गायत्री मंत्रा, ये तो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है एमपीपीएससी में भी। तो गायत्री मंत्रा हमें कहाँ देखने मिलता है, आपके ऋग्वेदा में। वर्ण सिस्टम पहली बार कहाँ देखने मिला था, आपके ऋग्वेदा में। और कौन सा मंडल, ये इम्पोर्टेंट है, 10 मंडल है और 10वां मंडल ही कहलाता है पुरुष सूक्ता। वर्ण सिस्टम इसको कहते हैं। जो 4 वर्ण मैंने आपको बताए थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, तो ये पुरुष सूक्ता मंडल में हमें देखने मिलता है, जो कि 10वां मंडल है ऋग्वेद का। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यजुर्वेद, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका सबसे पहला पॉइंट है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में हमें देखने मिलता है, यानी बोथ इन प्रोज एंड पोइट्री। याद रखना है यजुर्वेद। यजुर्वेद किस बारे में बात करता है, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारी पूजा पाठ का तरीका है, इन सब के बारे में यजुर्वेद में लिखा हुआ है। उसके बाद सामवेद, सामवेद यानी म्यूज़िक, म्यूज़िक यानी संगीत। सा से संगीत, सा से सामवेद, सा से संगीत, सा से सामवेद, नहीं भूलोगे, गारंटी है, नहीं भूलोगे, सा से संगीत, सा से सामवेद। अब अगर ये गलत हो जाए तो आप मुझे आकर बोल देना। और अगला वेद है जो हमें पढ़ना है, उसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद ये ऐसा वेद है जो एकदम आखिरी में हमारे वेदों में जुड़ा था। पहले जो वेद त्रिया बोलते हैं, जिसको त्रिवेद या वेद त्रिया, वो किन 3 वेदों को बोलते थे, तो वो बोलते थे आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों को वेद त्रिया या त्रिवेद भी बोलते हैं। जो हमारा चौथा वेद है ये अथर्ववेद, ये सबसे आखिरी में जोड़ा हुआ है ये इन वेदों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अथर्ववेद में हमें क्या देखने मिलता है, ब्लैक मैजिक, काला जादू, जो आपने टीवी पर ऐड देखे होंगे ना, खोया हुआ प्यार पाइए, घर वाले नहीं मानते शादी के लिए, उन्हें मनाइए, अपने मन पसंद लड़की से शादी कीजिए, इस तरह के ऐड आपने देखे होंगे। तो ये सब किस पर बेस्ड है, ये हमारे अथर्ववेद के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर काला जादू, जादू टोना, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अच्छा दोस्तों, आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि हमारे भारत में कई जगह अभी भी, या अब तो खैर कम हो गया है, अब तो पढ़े लिखों की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है, वी आर मोर इन नंबर्स। तो जो पुराने ज़माने के लोग करते थे, तो जब किसी लड़की का बर्थ होता था, जन्म होता था, तो उसको अशुभ मानते थे या अच्छा नहीं मानते थे, शुभ संकेत नहीं मानते थे, जिसके सरासर खिलाफ हूँ मैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर इक्वल।
एंड ऑल डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट। ओके, तो जो सबसे पहले हमें देखने मिला था फीमेल बर्थ इशू, वो हमें आपके अथर्ववेद में देखने को मिला था। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, ये जो हमारा अगला पार्ट है, ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन विश्वास कीजिए यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, और जिन लोगों ने MPPSC का प्री 2018 दिया हुआ है वो इसका पहली लाइन पढ़ते ही समझ जाएंगे कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। अगर आप में से किसी ने MPPSC 2018 का पेपर दिया हुआ है और आए हैं आप मेरे चैनल पर, तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट करके कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया है, कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से रिलेटेड है। तो ये आपका ऋग्वेद से रिलेटेड है, ये आपको रट लेना है कि ऋग्वेद से ऐतरेय ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सामवेद से पंचविश ब्राह्मण, सामवेद से पंचविश ब्राह्मण, ये हमें याद रखना है। अथर्ववेद यानी गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एकदम लास्ट में जुड़ा हुआ है। तो जो वेद त्रिय है ना, ये एकदम यूनाइटेड रहते थे। इसको याद करने की आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि जो ये वेद त्रिय है ना, आपके ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तो इनमें पुरानी दोस्ती है। तो अथर्ववेद जब भी आता था इनके पास तो कहते थे गो गो फ्रॉम हेयर, गो फ्रॉम हेयर, कोई दूसरा रास्ता देखो, कोई दूसरा पाथ देखो। तो गो फ्रॉम हेयर, गो पथ, याद रखिएगा, मतलब अथर्व को अपने साथ शामिल नहीं करते तीनों। ये एक आपको याद कराने के लिए, ऐसे मैं जब पढ़ता था तो मैं ऐसे ही याद करता था, और आपको भी इसी तरीके से याद हो जाएगा कि अथर्व को अपने साथ शामिल नहीं करते थे, हमेशा उसे बोलते थे कि यहाँ से चले जाओ, गो फ्रॉम हेयर। तो आपको याद रखना है अथर्ववेद यानी गोपथ। ठीक है फ्रेंड्स, यजुर्वेद का है आपका शतपथ ब्राह्मण। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको अब देखिए, आपको चलिए दो वेद याद हो गए, आपको ये कह रहे होंगे कि दो तो याद हो गए, दो कैसे याद करेंगे। तो ऋग्वेद का तो आपको याद हो गया, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, हाँ बोलिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अथर्ववेद का आपका हो गया गोपथ, मतलब इसको अपने साथ शामिल नहीं करते थे, हमेशा बोलते थे गो फ्रॉम हियर। ठीक है, अब आपको याद रखना है बचे हुए दो जो वेद हैं, सामवेद। अब आप कंफ्यूज हो गए, सामवेद कहीं शतपथ तो नहीं या सामवेद पंचविश तो नहीं। तो उस कंफ्यूजन का दूर ये है कि एस को एस से नहीं मिलाना है। ठीक है, मतलब सामवेद शतपथ नहीं हो सकता, सीधी सी बात। तो क्या होगा, पंचविश। बचा कौन सा, यजुर्वेद, तो क्या हो जाएगा शतपथ, खत्म। समझ आया ना दोस्तों, कैसे याद करना है। ऋग्वेद आपको याद है, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, अथर्ववेद आपको याद है, गोपथ, मतलब गो आपको तो याद है ना एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद अगला वेद कौन सा है, सामवेद। सामवेद आपके दिमाग में यह है कि यार इसको इससे नहीं मिलाना है, यानी शतपथ नहीं हो सकता। तो शतपथ के अलावा कौन सा बचा, आपका बचा पंचविश। पंचविश ब्राह्मण बचा, तो ये हो गया आपका सामवेद में। बचा कौन सा, शतपथ ब्राह्मण, तो ये आ गया आपके किसमें, यजुर्वेद में। खत्म, इतना इजी है। ठीक है, बाकी आपका मेन तो ऋग्वेद ही है, जहाँ से पूछा जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे वैदिक एज में दो एपिक्स लिखी गई थी, जिनका नाम है, एक का नाम है रामायण, दूसरा महाभारत, जो कि आपको पता है। रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने, और महाभारत श्री वेद व्यास ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बस ये आपकी आखिरी, बस हो गया काम तमाम आपके वैदिक एज का। इससे बाहर कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा, ये इस बात की आप गारंटी ले लो। फिर भी मैं आपसे 100% क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मंडल है, आयोग है, कमीशन है, कुछ भी क्वेश्चन कहीं से बना सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको 10 में से 8 प्रॉमिस करके चल रहा हूँ, और 10 में से 8 की मेरी जवाबदारी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं ब्राह्मण हमारे साथ हैं। ठीक है, मान लेंगे। उपनिषद 108 हैं। ठीक है, वेदंगास हमारे 6 हैं। ठीक है, पुराण हमारे 18 हैं। ठीक है,
अब इनको याद कैसे करें, मैं आपको याद कराता हूँ कि जो 7 ब्राह्मण हैं उनमें से एक की तबीयत खराब हो गई, तो उनमें से एक का नाम था उपनिषद। उसने फ़ोन लगाया एम्बुलेंस को 108 नंबर पे। ठीक है, 7 ब्राह्मण थे जिसमें से एक का नाम उपनिषद था और उसने फ़ोन लगाया 108 पर एम्बुलेंस को। तो वेदंगा ने पूछा यार वो तो पैसे मांगेगा, मेरे पास तो 6 रुपये हैं। तो पुराना कहता है अरे चिंता मत कर, मेरे पास 18 है। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी ट्रिक बना सकते हैं। 7 ब्राह्मण थे, एक उनमें से एक का नाम उपनिषद था। उसने फ़ोन किया, 108 एम्बुलेंस को बुलाया। वेदंगा के दिमाग में आया कि एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले पैसे मांगेंगे, तो मेरे पास तो बस 6 रुपये हैं भैया। तो पुराना बोला टेंशन मत ले, अपने पास 18 रुपये हैं, सब हो जाएगा, टेंशन मत ले, सब हो जाएगा, अपन ही भगवान हैं। 18 रुपये बहुत पैसा है, अमीर लोग हैं अमीर लोग। चलिए दोस्तों, ये इतना आपको समझ आ गया होगा बड़ी धूमधाम से। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सत्यमेव जयते। आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार बहुत से एग्जाम्स में। तो मुंडको उपनिषद आपका क्या लिखा है? मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते हमें कहाँ देखने मिलता है सत्यमेव जयते? तो ये आपके मुंडको उपनिषद में, जो कि आपका 108 में से एक है। ठीक है दोस्तों, आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हो या कुछ चीज़ें याद करने में अगर आपने एक चीज़ भी नई आज आप यहाँ से सीख के गए हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी और मेरे लिए भी कि मैं आपको कोई एक नई चीज़ बता पाया या आपको मैं याद करा पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में अगर आपको अच्छा लगा हो। वरना ना ही आप सब्सक्राइब कीजिए, वरना ना ही आप लाइक कीजिए, डिसलाइक करके जाइए। कमेंट्स में ज़रूर अपने रिकमेंडेशंस बताइए कि क्या कमी लगी आपको हमारे वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।